2.5 19 MBPS इधर 39 हाँ अब धरा मेरा 242 311 48 52 54 है कहाँ देखता थे सेटिंग है देखते हैं 57 60 इतना देता है क्या करें फिर दिखाता है। सब उड़ जाएगा बहुत जरूरी क्या छोड़ लो क्या है तो चलाइए ना कंटिन्यू हो गया आपका हो रहा है चलो ना देखिए हम भी अपना नेट खोल दिए चलिए बाबू हाँ सब आ जाइए सब आ जाइए अपने मोबाइल से कनेक्ट करके चला रहे हैं ठीक है नेट इधर इशू हो गया प्रॉब्लम हो गया आ जाइए दोबारा सारे लोग हाँ सोनू आ गए सोनू अब आप और कौन सा लोग हैं सारे आ जाइए अभिषेक संदीप गौरव 4 लोग हैं और अभिषेक भी है गौरव है और लोग था आदित्य था जुड़े आदित्य चलिए बात करते हैं तो इनर्शिया देखिए क्या होता है तो हम कहें इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी तो ये समझा रहे थे कि मोटरोला का जो बैटरी मोटरोला का जो मोबाइल होता है वो उसके साथ इनबिल्ट होता है मतलब जो कंपनी से बन जाता है उसी के साथ वो अटैच होता है उसका बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो उसी तरह होता है बाबू कि इनर्शिया है हमारे साथ इनबिल्ट होता है हम जब कोई दुनिया का हम ही नहीं कोई भी दुनिया कोई भी वस्तु जो बनता है तो उसके साथ ये गुण ऑलरेडी होता ही है उसका बाहर नहीं निकाल सकते इस गुण को ठीक है इसीलिए बोलते हैं इनहेरेंट तो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ठीक है आपका आप में भी है इनहेरेंट मास भी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मास भी आप नहीं निकाल सकते हैं आपका जो उसमें से चार्ज आपके बॉडी में नहीं निकाल सकते जैसे ईमानदारी बेईमानी वो सब चेंज हो सकता है आपका जनरली गुण लेकिन मास कभी चेंज नहीं हो सकता है कभी नहीं निकाल सकते हैं चार्ज कभी नहीं निकाल सकते हैं ये सब इनबिल्ट प्रॉपर्टी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है तो इनर्शिया में क्या है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑफ ए बॉडी किसी बॉडी का बाय वर्च्यू ऑफ जिसके कारण से बाय वर्च्यू ऑफ मतलब होता है जिसके कारण से बाय वर्च्यू ऑफ मतलब इसके कारण से बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच यहाँ तक का मतलब होता है जिसके कारण से इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ अपने आप में चेंज नहीं होता है मतलब ये चीज अपने आप में ये चेंज नहीं हो सकता है कोई भी चीज कुछ भी चीज चेंज नहीं अपने आप में करेगा इन स्टेट ऑफ एट रेस्ट मतलब रेस्ट में नहीं अपने आप आ सकता है रेस्ट में कोई वैल्यू अपने आप नहीं हो सकता है या इन मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन या स्ट्रेट लाइन और या कभी भी यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में अपने आप कभी नहीं आ सकता है ठीक है नहीं आ सकता है तो इसी गुण को बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं हम ठीक है चलिए देखिए लिखिए नेक्स्ट में हाँ इसके 3 टाइप्स होते हैं तो लिखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया लिखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया तो इनर्शिया के बाबू आपको है 3 टाइप है ठीक है इनर्शिया के 3 टाइप है तो लिखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया तो फर्स्ट में लिखिएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया के 3 रूल टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया के 3 रूल है मतलब 3 टाइप है मतलब इनर्शिया हो सकता है 3 टाइप का हो सकता है क्यों बाबू क्योंकि फोर्स की परिभाषा है फोर्स 3 ही चीज को रोकता है मतलब क्या कहते हैं वो किसी साइज को शेप को और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोशिश करता था या कर देता था तो उसी तरह से यहाँ भी आपको 3 इनर्शिया होगा क्या होगा जो वस्तु मोशन में है उसको रेस्ट में अपने आप नहीं ला सकता है जो रेस्ट में है मोशन में अपने आप नहीं ला सकता है और इसके बाद तीसरा क्या हो सकता है उसका डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होगा समझ तो यही 3 है तो फर्स्ट लिखिएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट
इनर्शिया ऑफ, तो टाइप्स TY टाइप्स ऑफ INERTI टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट क्या होगा इनर्शिया का टाइप में, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट INERTI इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा हो जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तीनों रूल है, और ये तीनों रूल आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सब टाइप की परिभाषा लिखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको बोलेंगे। ठीक है, तो इनर्शिया रेस्ट का, तो ये क्या है, ये भी गुण है। इस गुण का 3 टाइप है। ये गुण है, ये गुण क्या करता है, रेसिस्टेंस टू चेंज, इस चेंज को रोकता है। तो ये भी तो गुण ही है, उसी का 3 टाइप, 3 कैटेगरी का है। तो ये गुण क्या होता है, जो वस्तु रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है। ये वस्तु क्या होता है, ये गुण क्या होता है, जो वस्तु मोशन में वो मोशन में चाहता है, रहना चाहता है। ठीक है, और ये वस्तु है डायरेक्शन को आपको रोकने का टेंडेंसी होता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का परिभाषा लिखिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी to remain its to remain it is the property of a body to remain in its position of rest in its position of rest मतलब रेस्ट के पोजीशन में रहना चाहता है। इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट के पोजीशन में रहना चाहता है। इट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट के पोजीशन में रहना चाहता है। तो उसके साथ लगा लीजिएगा, उसके साथ अच्छा हाँ ठीक है, हाँ रेस्ट हो जाएगा। दूसरा लिखिएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये क्या है, मोशन है, ये प्रॉपर्टी लिखा परिभाषा लिखिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। It is the property of a body to remain in its state of motion, in a state of uniform motion कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसा गुण है जो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। It's called uniform motion is called it is the property of a body to remain in its state of uniform motion in a straight line। और सब ऐड कर रही है इन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन हालांकि स्ट्रेट लाइन में ही होता है। इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है बाबू, ये दोनों को हम एग्जाम्पल देते हैं। दोनों के एग्जाम्पल है, तीसरा तीनों का एक ही साथ बताते हैं तब एग्जाम्पल देते हैं। तीसरा लिखिएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा परिभाषा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इसका परिभाषा लिखिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी to enable change by itself its direction of motion is called inertia of direction। ठीक है बाबू, यहाँ तक लिखा है, सब समझ में आ गया। हम सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिप्लाई करिए। तो समझ में आने कौन कौन जगह है, स्वयं रिप्लाई करिए।
ठीक है, हम सबका एग्जाम्पल्स बताते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। रिप्लाई करें, सो तो नहीं गए सारे। तो किसको बोले रिपीट करने के लिए बाबू? गौरव सर रिपीट कीजिए। किसको रिपीट करने? लास्ट वाले को तो लिखिएगा, लास्ट वाले को रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। इट इज ठीक है, लास्ट वाले को बोल रहे हैं आई थिंक। तो हम इसको समझा दे रहे हैं। सेकेंड को रिपीट कर दें। सेकेंड का इनर्शिया ऑफ मोशन को रिपीट करने के लिए, तो इनर्शिया ऑफ मोशन को रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ बता रहे हैं, स्टेट इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम समझा रहे हैं बाबू, सबको हम समझा रहे हैं, तीनों के एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं, पल में समझा रहे हैं। तो जैसे आपसे पूछे रहेगा कि आप इनर्शिया के बारे में एक्सप्लेन करें विथ एग्जाम्पल्स, तो आप तीनों पहले कैसे इसको, जैसे यहाँ पूछेगा तो सबसे पहले शुरुआत ही करेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया की डेफिनेशन लिखिएगा। डेफिनेशन बहुत अच्छा परिभाषा बता रहे थे कि आपका पहले शुरुआत ही किए थे कि इट्स मीन्स क्या होता है? रेसिस्टेंस टू चेंज। रेसिस्टेंस टू चेंज को बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। उसका परिभाषा लिखिए बहुत बढ़िया से। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट और इंट्रिंसिक सेम होता है, या इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, में से इस्तेमाल किया जाए, केमिस्ट्री मटेरियल सब का इस्तेमाल यहाँ ऑब्जेक्ट बोलेंगे या बॉडी बोलेंगे। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a object by virtue of which it क्या है, it क्या कहते हैं, by virtue of it cannot change by itself in its state of rest or of uniform motion in straight line। कहने का मतलब है कि अपने जो रेस्ट में है वो वस्तु अपना रेस्ट में ही रहना चाहता है, नहीं चेंज करना चाहता, अपने आप नहीं करना चाहता है। जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, अपने आप मोशन को नहीं छोड़ना चाहता है। जैसे बता रही जब हमारा भी हम पढ़ा रहे हैं, हमको बोलिए बैठने के लिए वो मन नहीं करता है बैठने के लिए, मन होता कंटिन्यू पढ़ाते जाए, लेकिन जब बैठेंगे तो फिर उठने का मन नहीं करेगा। समझ रहे? ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि मोशन है, पूरा बॉडी अब एक्टिव है, तो मन होगा पढ़ाते रहेगा। लेकिन जब तक कि हम थके नहीं, थकेंगे तो वो एक्स्ट्रा फोर्स लग गया, तो वही कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लग गया, थक जाएंगे तो हमको बात लग तो शरीर साथ नहीं रहेगा, अलाउ नहीं करेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन अपने आप अगर सब कुछ ओके है तो हमको मन नहीं करेगा बैठने के लिए। ठीक है, जैसे खाने का मतलब है सर, खाने का भी प्रॉपर्टी होता है इनर्शिया का, और खाया बिल्कुल, और खाने का मन करता है, लेकिन आपका पेट भर जाता है तो आप कहते हैं तो एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है कि नहीं, आपका माइंड अलर्ट करता है कि नहीं टंकी फुल हो चुका है, उसे खा, अब नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए फिर छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर और खाते जाएंगे ड्यू टू इनर्शिया। ओके, ये चीज हो गया। तो अब हम वहाँ पर एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल के साथ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया कि ये बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपने आप रेस्ट को नहीं छोड़ता है, रेस्ट में ही रहना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, इसका एग्जाम्पल आप जब परिभाषा लिखेंगे उसके साथ आप एग्जाम्पल भी ऐड करेंगे। एग्जाम्पल क्या करें? जैसे हम बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन में फील नहीं होता है लेकिन बस में फील होता है। बस में बैठे रहते हैं, बस एकाएक चलती है तो हम रेस्ट में रहते हैं, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, लेकिन बस मोशन में आ गया, हम रेस्ट में हैं, इसलिए हमको थका लगता है। समझ रहे हो? फील होता है। ट्रेन में फील हुआ क्योंकि इतना स्लोली जियो से लेके इतना स्लोली जो करते हैं, स्पीड बढ़ाते हो, वहाँ फील नहीं आता है, बस में हो जाता है। बिकॉज आप रेस्ट में हैं, ड्यू टू इनर्शिया बॉडी मोशन में आ गया, बस मोशन में आ गया, आप रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही धक्का लगता है फिर आप मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी वो चेंज नहीं तोड़ना चाह रहा था, मतलब आप ऐसे थे, सट्टा हुआ था, ऐसे करके बैठे हुए थे बस पे, बस चलने लगी तो वो आपको आगे धक्का मारा, बस का जो सीट है आपको धक्का मारा तो आपने मोशन करने लगते, फिर उसके धक्का के साथ उसको अटैच करके चल जाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह बस आगे हो जाती है। ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड। जब फिर आपको जब बस रुकती है तो क्या हो जाता है? बस रुकती है तो आप फिर आगे की ओर धक्का खाते हैं। जो आप मोशन में है, जब आप मोशन में है लेकिन बस क्या रेस्ट में आ गए, जब रुकते हैं तो हम मोशन में रहते हैं, बस आपको एकाएक रुकती है तो फिर हम आगे की ओर धक्का खा लेते हैं, बिकॉज आप मोशन में रहना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसलिए आप आगे की ओर धक्का खा लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा
था इनर्शिया ऑफ मोशन था, उसका एग्जाम्पल्स हो गया। ये पूरा आप कहानी लिखेंगे, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा बुक से, कहानी लिखने का तरीका बस समझ लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। तीसरा चीज है क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन आप देखिएगा, ये तो ट्रेन, ये तो बढ़िया से ट्रेन भी फील कर सकते हैं कि जहाँ टर्निंग आते हैं, ठीक है, तो इधर टर्निंग आएगा तो आपको इधर धक्का, बाहर की ओर धक्का लगेगा। अगर टर्निंग इधर की ओर है तो आपको बाहर की ओर धक्का लगेगा, इधर टर्निंग है इधर की ओर धक्का। तो वो कहने का मतलब है कि वो आपको नहीं डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा था। मतलब आप जिस डायरेक्शन सीधा जा रहे थे तो सीधा ही रहना चाह, जहाँ डायरेक्शन चेंज करना चाह, डायरेक्शन चेंज एक्सटर्नल फोर्स के कारण ट्रेन मोशन किया, बस मोशन किया, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज करता है तो फिर उसको भी अवरोध करेगा। डायरेक्शन एक बार चेंज हुआ तो मान होगा हमेशा चेंज होते रहेगा, एडजस्ट हो चुका है, फिर उसको रोकिएगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये होता है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी है, एबिलिटी है कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता है। तो क्या है, अपने आप जो वस्तु रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहता है, जो वस्तु मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, और जो वस्तु डायरेक्शन चेंज कर रहा है समझ रहे, उसको भी वो रोकने का कोशिश करता है, डायरेक्शन को भी चेंज नहीं होने देता है। इसी सब लॉ को बोलते हैं, ये तीनों कंडीशन है इनर्शिया ऑफ, इनर्शिया मतलब इनर्शिया का ये तीनों टाइप कहलाता है। तो इससे एक तरह इनर्शिया का तीनों टाइप खत्म हो गया। ओके, समझ में आ गया, यस कीजिए। हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक हुआ इनर्शिया का। हाँ, थर्ड वाले में, हाँ, ब्रेक डांस झूले पे भी फील अच्छे से होता है सर। हाँ हाँ हाँ, उसका तो आपको और फील आता होगा, ठीक है, हाँ, अभिषेक और अच्छा फील होता होगा, ठीक है। ओके, चलिए, बढ़िया समझ में आ गया। बाबू बस एक बार ना बुक पढ़ लीजिएगा, हम आप क्लियर कर दीजिए, बुक पढ़ लीजिएगा ना तो और क्लियर है। एक बार मिनिमम एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखिएगा लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये भी कुछ नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया ये आप जानते हैं, इनर्शिया का बस कहानी है। लॉ ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं है, बस वही है कि जब तक आप किसी वस्तु को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वस्तु जो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में रहना चाहता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। कुछ मतलब जो आप जैसे देखते हैं, आप बैठे हुए हैं, खाली रोड रखता है तो इसको आप एक्सीलेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे पकड़े हो कांस्टेंट से है, आप यूनिफॉर्म मोशन में तो मन होगा इतनी स्पीड से एकदम झूलते हुए चल जाए, जब तक कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, आप ब्रेक नहीं लेते हैं, आप ब्रेक मजबूत, तो मतलब जिसमें है उसी में आप रहना चाहते हैं, उसी रिदम में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका डेफिनेशन लीजिए, परिभाषा लीजिए, ए बॉडी मूविंग विथ ए सर्टेन, body moving with a certain speed, a body moving with a certain speed along a straight line, along a straight path will continue to move, a body moving with a certain speed, along a straight path will continue to move, with same speed along the same straight path, along the same straight path in the absence of external force, in the absence of external force, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स के अब्सेंस में ये जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट पाथ में ही रहना चाहता है। तो कोई नया चीज नहीं है, इनर्शिया का परिभाषा को ही नमरा के लिख रहे हैं सब कुछ है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, क्या क्या आप चैप्टर पढ़ लिए हैं बाबू, रिपीट करते हैं सर। थोड़ा वीडियो रुक रहा है, हाँ, बफरिंग बार बार लिख रहा है, देखते हैं आया है कि नहीं। वो थी मिनट, रिपीट करें बाबू,
करें ए बॉडी मूविंग along a straight path will continue to move with same speed along the same straight path in the absence of external force। ठीक है, यही चीज है आपका। तो हम लोग रिपीट करते हैं कि क्या क्या हमने इस पर लिए हैं। तो अभी तक क्या क्या पढ़े बाबू? सबसे पहले साइंस को 2 भाग बांटे थे, वहाँ से क्लासिफिकेशन किए हैं साइंस को, और वहाँ से हम लोग फाइनली पढ़े हैं, पहुँचे हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स को फिर 8 भाग बांटे थे, जैसे पहला भाग था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम लोग 2 भाग बांटे हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स बांटे हैं। डायनेमिक्स को फिर 2 भाग बांटे हैं, काइनेमेटिक्स बांटे हैं और काइनेटिक बांटे हैं। क्लियर है? वो दोनों का डिफाइन करते हुए हम आगे बढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कुछ सम बेसिक डेफिनेशन पढ़े थे, मास पढ़े हैं, फिर सारे का यूनिट पढ़े हैं, ठीक है, फिर वेट पढ़े हैं, सारे का यूनिट सब पढ़े हैं, ये सब चर्चा किए हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा किए हैं, इसके बाद हम लोग फोर्स का चर्चा, फोर्स का बहुत डिटेल में चर्चा किए हैं, फिर फोर्स का इफेक्ट का चर्चा किए हैं, और इसके बाद चौथा डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे, इनर्शिया पढ़ रहे थे। तो सब इंपॉर्टेंट टर्म में डेफिनेशन उसी में चल रहे हैं। चौथा ये सब, चौथा इनर्शिया था, उसी में चल रहे हैं। 5वां टर्म आप उसी तरह उसी कड़ी में हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग 5वां कड़ी में पढ़ रहे हैं। 5वां कड़ी में पढ़ रहे हैं मोमेंटम, क्या पढ़ रहे हैं? मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम पढ़ रहे हैं, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। तो हेड लिखिएगा मोमेंटम, 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 मोमेंटम। मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं क्या होता है मोमेंटम को। थोड़ा सा आपको इसलिए समझाने के लिए, इसका कुछ इस टाइप से डेफिनेशन नहीं है जिस तरह फोर्स का डेफिनेशन है, फोर्स का डेफिनेशन है, या जिस तरह आपको एक्सीलरेशन का डेफिनेशन है, वेलोसिटी का डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, उस तरह इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन है ये p बराबर होता है m इंटू वी होता है, m इंटू वेलोसिटी गुने मास, जो प्रोडक्ट है दोनों का गुणनफल है, इसी को बोलते हैं मोमेंटम। मतलब इसको डिफाइन नहीं किया, मतलब जो लिखा हुआ है उसी को हम बोल दे रहे हैं मोमेंटम। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सिंपल, जो मतलब लिखा हुआ है उसी को हम लोग परिभाषा के रूप में तोड़ रहे हैं। तो लिखिए डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, 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 ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, mass and velocity that is p बराबर mv, p बराबर mv, ठीक है, p बराबर mv, देखिएगा p बराबर mv। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, सिंबल लिख लिए, ठीक है, सिंबल लिख लीजिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंट सिंबल, इसके बाद ये लिखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी है, QUANTITY, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंबल हम लगाएंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे, p बराबर mv, वेक्टर का साइन लगाइए, p बराबर mv होगा। देखिए वेक्टर किस तरह से यूज करते हैं, p बराबर mv, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद इसका यूनिट लिखिए, तो यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या लिख सकते हैं किलो m/-1। CGS यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस, ठीक है। और हो जाएगा MKS यूनिट, तो यही आपका MKS यूनिट यही हो जाएगा, ठीक है, MKS यूनिट भी यही हो जाएगा क्योंकि मास उसमें यही है, ठीक है। SI CGS MKS तीनों यूनिट आपका यही हो गया। फुट पाउंड सेकंड वाला से जरूरत नहीं पड़ता है, उसका कोई इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है, हाँ, इसीलिए यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यूनिट देख लिए, डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन
तो डायमेंशन के लिए पता है, एक बॉक्स में रखते हैं, इसको क्या करेंगे, मास का बॉक्स हो जाएगा इंटू वेलोसिटी का बॉक्स हो जाएगा। मास का हो जाएगा m और ये क्या हो जाएगा m0L_t-1, दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा mL_t-1। ये हो गया आपका डायमेंशन। लिखिएगा mL_t-1, ये हो गया आपका मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिए। हाँ, अच्छा, इसको एक और यूनिट भी लिख सकते हैं, इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे से गुणा कर देते हैं सेकंड से। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा सेकंड, ये क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन एम ए, ये हो गया मिला के न्यूटन और ये हो जाएगा सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट कह सकते हैं, न्यूटन सेकंड भी होता है। तो याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बड़ा अच्छा चीज़ है कि न्यूटन सेकंड भी, क्योंकि लग रहा है न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन न्यूटन सेकंड भी है, इसका यूनिट पॉसिबल है। ठीक है, तो इतना सा यूनिट है, ऐसा इसी जैसा वो भी हो गया सब। ठीक है, न्यूटन सेकंड भी आपका यूनिट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब फील कैसे करेंगे, फील कैसे करेंगे मोमेंटम। हम तो सिर्फ जो बता रहे हैं बस मास में वेलोसिटी लिख लिए, लेकिन हम फील कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको फील कैसे करते हैं मोमेंटम को, इसका हम बताते हैं। तो ध्यान से देखिए, सुनिए। तो दुनिया के मतलब हर एक जो बॉडी ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट है उसका मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनर्शिया इनहेरेंट या इंट्रिंसिक है, मास है, इनर्शिया है, चार्ज है। ठीक है, ये सब इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब जब जन्म लेता है तो उसके साथ ये ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, ये सब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसी तरह मोमेंटम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मोमेंटम भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब दुनिया में हर एक इंसान, हर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम होता है। तो हम समझे किसका मोमेंटम ज़्यादा है, हम उसको फील कैसे कर सकते हैं। तो आप इसको समझिए, इसको कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, वो आपको 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। एक ट्रेन है आपका, ट्रेन है, उसका वेलोसिटी है 2 मीटर प्रति सेकंड। ऑब्वियसली मास होगा, पता नहीं हजारों टन में होगा। एक आदमी है, ठीक है, साइकिल से मोशन कर रहे हैं, वो है लगभग 20 मीटर प्रति सेकंड से, लेकिन इसका मास क्या हो जाएगा, 50 kg का आदमी 60 kg, सब दोनों मिला के मान के चलिए 90 kg है। अब इसे होगा तो लगभग 100 के लगभग मिलेंगे। ठीक है, और साइकिल का 5-10 किलो, तो लगभग मान के चलिए 90 किलो का है, साइकिल 10 किलो का है, तो ये मिला के ले लीजिए। तो अब देखिए मोमेंटम किसका ज़्यादा है, इसका मोमेंटम ज़्यादा है, किसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो 200 गुने 20 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो गया मोमेंटम। यहाँ करिएगा, यहाँ ये मास इतना बड़ा है कि 2 लाख 2 करोड़ तक चले, समझ रहे। कहने का मतलब है वेलोसिटी कम है, लेकिन फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का प्रोडक्ट किसका ज़्यादा है। तो जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्यों, तो टाइम बराबर टाइम भी, तो जिसका प्रोडक्ट रहेगा ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा है, और जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका आपका एनर्जी भी उसके पास ज़्यादा रहेगा, समझ रहे हैं, उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। मतलब तो जिसके पास मोमेंटम ज़्यादा है उसको रोकना उतना ही डिफिकल्ट है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। जब फास्ट मूविंग आप साइकिल को रोक सकते हैं, लेकिन ट्रेन को नहीं रोक सकते हैं, समझ। भले 1.1 मीटर प्रति सेकंड क्या है नहीं है, और 50-100 मीटर प्रति सेकंड बाइक ही क्यों नहीं हो, उसको आप रोक सकते हैं, लेकिन आप ट्रेन को नहीं रोक सकते हैं, बिकॉज वो कम भी स्पीड रहेगा, बिकॉज क्या है, उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए जब अगर राहुल दौड़ रहा होगा, छोटा वाला जो राहुल है, वो अगर 50 मीटर प्रति सेकंड से दौड़े
ठीक है, तो उसको रोक सकते हैं, लेकिन अभिषेक जब दौड़ेगा तो कोई नहीं रोक सकता, वो धज्जी तोड़ते था, तोड़ के सब दीवार वाल तोड़ते उठाते वो सब तोड़ता भी निकल जाएगा, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है। क्लियर है, तो ये चीज़ होगा। ठीक है, तो उनका मास ज़्यादा है, इसीलिए मोमेंटम ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो इसलिए तो बच के रहिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। अब घर में बैठ के और मोटा गया होगा। हाँ अभी हम लोग कुछ कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, कुछ कंपेरिजन कर रहे हैं। ओके, तो लिखिएगा कुछ कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं। अब हम जानना चाह रहे हैं कि मोमेंटम, हम कुछ स्पेशल केस में पढ़े, मोमेंटम जब खत्म होने वाला है, एक दूसरे ग्राफ बनाएंगे मोमेंटम का। पहले ग्राफ बना देते हैं, इसका हम कंपेरिजन करते हैं। पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इसका कंपेरिजन करेंगे। तो लिखिएगा, ग्राफ बनाते हैं। ओके रुकिए, उससे भी पहले एक चीज करते हैं, एक रिलेशन एक डेवलप करते हैं। तो लिखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा। लिखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो लिखिएगा, वी नो दैट E बराबर क्या होता है बाबू, m/v होता है, और काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हाफ mv², आपको पता है। ठीक है, हाफ mv²। तो यही रिलेशन है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हाफ m ले सकते हैं, एक m यहाँ ले सकते हैं, और ये v², तो एक m यहाँ हो जाएगा। बाबू ऊपर नीचे mm से गुना कर दिए, m कट जाएगा। ये दोनों टर्म को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, 2m और इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, उसको हम एक में साथ रख सकते हैं, m/v का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2m, और इसको E लिखते हैं बाबू, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग E लिख रहे हैं, या चलिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं p², mv को p², तो इसको p बराबर नहीं लिख सकते, √/, लिख सकते हैं 2m के E लिख सकते हैं। यही हो गया आपका रिलेशन, यानी p बराबर हो गया √2m p। ठीक है, तो p बराबर √2m के E लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला बाबू, कि p बराबर हो जाता है √2 के E हो जाता है। तो हम जानते हैं यूजुअली हम लोग मास को कांस्टेंट लेते हैं, मास हमारा वेरिएशन नहीं होता यूजुअली, एज मास क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है, मान के चलते हैं। ठीक है, लेट मास कांस्टेंट, मास चेंज नहीं करते बाबू, तो मास कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √के E हो गया। हाँ, तो ये हुआ रिलेशन इस टाइप से, कि मतलब अगर ये 4 गुना बढ़ेगा तो ये 2 गुना बढ़ेगा, ये 9 गुना बढ़ेगा तो ये 2 गुना बढ़ेगा, ये 16 गुना बढ़ेगा 4 गुना बढ़ेगा, ये 25 गुना बढ़ेगा तो ये 5 गुना बढ़ेगा। ठीक है ना, तो अंडर रूट में है। अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी आपने 4 गुना बढ़ा दे रहे हैं तो उसी वस्तु का मोमेंटम कितना होगा, 2 गुना बढ़ेगा। ठीक है, किसी का काइनेटिक एनर्जी आप 25 गुना बढ़ा रहे हैं तो उस वस्तु का मोमेंटम कितना बढ़ेगा, 5 गुना बढ़ेगा। तो √/, करते हैं 25 का रूट करेंगे 5 हो जाएगा, 4 का 2 और 9 का 3। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन है। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाएगा। ठीक है, लिखते चलिएगा जो सब ये, तो यही था रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे बाबू। देखिए, तो मोमेंटम यहाँ भी है, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका भी आपको हम ग्राफ बना के देते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, ठीक है, सम ग्राफ्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का कुछ ग्राफ हम बताते हैं, ठीक है, आपको पता है कि ग्राफ कभी भी बनता है तो उसका 2 एक्सिस होता है, एक एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो 2 एक्सिस होता है
ठीक है, यानी दोनों का वेरिएशन कैसे करते हैं वो आपको पता होता है। ठीक है, जैसे आपने पहले बचपन बनाए हैं ये 3x+4y बराबर 5 था, कुछ इस टाइप से था, तो जो सभी कुछ ग्राफ इस तरह से जैसे बना होंगे, तो यानी एक्स और वाई है तो एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था, मतलब एक्स वाई में है रिलेशन, तो एक्स और वाई में बनाते थे, आपको ग्राफ बनाते थे, मतलब दो वेरिएबल है, दो एक्सिस भी रहता था। तो उसी तरह आपको यहाँ पी बराबर है एम भी है, तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है, ये वेरिएबल, ये है वेरिएबल, यहाँ तो मास भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, लेकिन बोलेंगे सर कुछ पहले तो आपने मास को एज्यूम किया कांस्टेंट मान लेते हैं ना बाबू, ठीक है, तो केस 1 में ले लेते हैं हम मास को कांस्टेंट, हालांकि रियल मास तो कांस्टेंट ही होता है, वेरिएबल नहीं होता है। तो अगर मास कांस्टेंट ले लेंगे, ये कांस्टेंट हो गया, तो अगर इफ मान लेते हैं तो मास क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब पी डायरेक्टली पोर्शन तो भी हो गया, मतलब यहाँ हो गया ये पी है और ये भी है, और पी है, ये मोमेंटम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, देखिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी ये नहीं लग रहा है इस तरह से बाबू पढ़े हैं क्लास पिछले सेमेस्टर में y बराबर mx है, बीच बीच निकलता था, ये m स्लोप हो जाता था, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है, तो उसी तरह से y बराबर mx है, तो उसी तरह यहाँ भी है, तो आप यहाँ 0 से 0 से निकाल दीजिए, बस ये ग्राफ इस तरह से होगा। लेकिन ये कब है, अच्छा इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा ये m, और जो कि है आपका कांस्टेंट है। आपने ये ग्राफ कब बनाया है, जब m को कांस्टेंट माने, हालांकि यहाँ ये स्लोप का भी काम, m यहाँ स्लोप का भी काम कर रहा है और ये मास भी है, ठीक है, तो ये ग्राफ होगा, ये मास को कांस्टेंट रखते हुए ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर इसका दूसरा ग्राफ कोई जरूरी है, केस 2 ले सकते हैं, केस 2 ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, मान के चलते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा बाबू, अगर आपके दिमाग में है कि सर मोमेंटम वर्सेस पी बनाए हैं, तो वेलोसिटी वर्सेस मोमेंटम भी बनाएंगे, तो इसका होगा वैसे ग्राफ होगा, बीचों बीचों दोनों उल्टा चेंज भी कीजिएगा वैसे ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब हम बनाते हैं मोमेंटम, इसमें क्या करते थे हम लोग वेलोसिटी को, इसमें देखिए मास को कांस्टेंट, इसमें वेलोसिटी को कांस्टेंट दे रहे हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो फिर क्या हो जाएगा, अब ये कांस्टेंट हो गया, यानी ये कांस्टेंट हो गया, यानी पी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एम, तो यानी पी हो गया, ये लेते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एम, ये मास एक्सिस, इसका सीधा सीधे से हो जाएगा, या इसका दूसरा भी खींच सकते थे, मास वर्सेस मोमेंटम भी करते, उल्टा चेंज कर देंगे, तो यहाँ भी इस तरह हो जाएगा। तो ये ग्राफ कब है, जब इसका मतलब कब है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हालांकि ये वेलोसिटी हमारा स्लोप है, यहाँ भी क्या है, ये भी है, इसमें है, ठीक है, ये है आपका v बराबर क्या है, कांस्टेंट है, v बराबर कांस्टेंट है, तभी हो रहा है ग्राफ, ओके। ये लेकिन यहाँ स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप है 1/v है, यहाँ v है स्लोप, यहाँ v है स्लोप, यहाँ 1/v है, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप है 1/m है, तो क्या आपने चेंज कर दिया, चेंज कर इसलिए लिखते हैं 1/m है, यहाँ स्लोप ये है, 1/m वहाँ पे कांस्टेंट है, हाँ वहाँ कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट तो है, ठीक है, 2 कांस्टेंट होता है 1/2 ही तो कांस्टेंट होता है, 5 कांस्टेंट 1/5 ही तो कांस्टेंट होता है, ठीक है उसे। और वो तीसरा ग्राफ बन सकता है, कोई जरूरी है कि ये मतलब मास ही कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी मोमेंटम ही तो कांस्टेंट हो सकता है, तो तीसरा ग्राफ बनेगा कि अगर मोमेंटम ही कांस्टेंट हो जाए तब क्या हो जाएगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट ही कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा, ओके। तीसरा हो सकता है कि आपका मोमेंटम ही कांस्टेंट हो जाए, मोमेंटम ही कांस्टेंट, तो बाबू एक चीज है कि केस नंबर 3 इफ पी बराबर क्या है, कांस्टेंट, बाबू इस टाइप से कांस्टेंट हम लिखते हैं, अपने तरीका है, तो हम एक जानते हैं, एक बताए थे, अगर इस टाइप का ग्राफ रहता है बाबू, यानी हो गया y बराबर हो गया 1/x, इसका ग्राफ हाइपरबोलिक होता है, इसको एजिम्पटोट बोलते हैं, घर से इन्फिनिटी पे जाके मिलते हैं, एजिम्पटोट बोलते हैं, मतलब मिलेगा इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाते हैं, तो इसमें क्या है, मास और वेलोसिटी ग्राफ बनाएंगे, तो यही तो है बाबू सीधे से, यानी ये कांस्टेंट है, यानी m इंटू वी, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, x दोनों का प्रोडक्ट 1 था या 2 था, 5000 कुछ भी है, दोनों प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यहाँ दोनों प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये ग्राफ हो गया, ऐसे ले लीजिए,
इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ये एसिम्पटोट इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ये इन्फिनिटी पे जाके बनता है। यहाँ क्या है इस ग्राफ का, पी कांस्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। या इस टाइप का ग्राफ है तो उल्टा यहाँ वेलोसिटी कर देते हैं, यहाँ मास कर देते हैं, तो इस तरह से ऐसे चल जाता है, ठीक है, ओके। इस तरह से ले लीजिए, तो दोनों भी ग्राफ बनाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे भी हो, ओके। तो इस तरह से टोटल 6 ग्राफ हो गया। समझ में आ गया ग्राफ? बाबू रिप्लाई करेंगे सारे, कोई किसका क्या स्थिति है, रिप्लाई करेंगे। सबको समझ में आ गया? ग्राफ समझ में आ गया? रिप्लाई करेंगे। सब सो गया लगता है, सोनू सो गया लगता है। 4:30 तो दे दिया, सोनू सो गया। गौरव जैसा अपनी सोनू गया। रावत जी कॉल करेंगे। लड़का सो गया, सुके पढ़े, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ 6 बोले। हाँ हाँ 6। अब नेक्स्ट लीजिए हेडिंग वेरिएशन ऑफ मोमेंटम। वेरिएशन ऑफ मोमेंटम, हाँ वेरिएशन ऑफ मोमेंटम when two bodies, हाँ वेरिएशन ऑफ मोमेंटम when two bodies of equal or different masses, variation of momentum when two bodies, variation of momentum when two bodies of equal या slash different masses have two bodies of equal या स्लैश करके different masses have different equal momenta, different masses have different या स्लैश equal momenta. मोमेंटा ठीक है, तो हाँ हाँ क्या हो जाए, गड़बड़ हो गया। हाँ अब देखिए ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, ये वेरिएशन वाला बोल रहे थे, इसका मोमेंटम खत्म हो जाएगा, फिर चलेंगे न्यूटन्स लॉ पे चलेंगे, फिर न्यूटन्स का तीनों लॉ पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। 15% कितना? 15%। ओ 15% है, तो कट करना पड़ेगा जब खत्म हो जाएगा तो फिर चाय करना पड़ेगा, बैटरी ज़्यादा खत्म हो रहा है 1 घंटा पूरी जाएगा। हाँ चलिए देखिए आपका एरिया वाला खत्म हो जाएगा वो। हाँ रिपीट करें। हाँ वेरिएशन ऑफ मोमेंटम व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल या डिफरेंट मासेस हैव डिफरेंट या इक्वल मोमेंटा। मोमेंटा का भाव प्लूरल होता मोमेंटा, ठीक है। तो देखते हैं, तो मान के चलते हैं एक बॉडी है, इसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है। दूसरा बॉडी है, इसका मास m2 है, वेलोसिटी v2 है, ठीक है। किसको बोलते हैं? मोमेंटम का पूरा मोमेंटम, एक तो बॉडी रहेगा, एक मोमेंटम रहेगा, एक से अधिक रहेगा मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बाबू, m1 इंटू v1, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 इंटू v2 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ये फर्स्ट केस है, केस नंबर 1 है। तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर बॉडी हैविंग मास m1 and m2 having masses m1 and m2 and their velocity will be v1 and v2 respectively। इस तरह से वर्डिंग बनाया जाता है। हमने मतलब हिंदी में बताते हैं, खुद इंग्लिश लिख सकते हैं कि हम एक दो वस्तु मानते हैं जिसमें से एक का मास m1 है, दूसरा मास m2 है, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग यानी कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 है, v2 है, क्रमशः मतलब m1 था उसका v1 m2 v2 है। तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, पहले वाला m1 m2 v2 m2, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं, तो अब कहते हैं इफ कि अगर दोनों का मोमेंटम सेम हो, कंडीशन है दोनों का मोमेंटम सेम हो, तो मोमेंटम सेम हो गया,
इसका मतलब क्या हो गया, M1V1 बराबर M2V2। ये बोलिए कहाँ से कर रहे हैं बाबू, ये अपने मन से लिए है। इस तरह को ये आपका है अभिषेक है और ये सोनू है, चला गया, ये अभिषेक है या ये आपका मृत्युंजय है, ठीक है, गौरव है, तो ये दोनों हो सकता है। इसका अपना मास अपना वेलोसिटी, लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम ही है। हाँ ठीक है, अपना मास है, वेलोसिटी अपना मास वेलोसिटी, दोनों दौड़ रहे हैं तो रेस में रुकेंगे तो मास का वेलोसिटी कहाँ से होगा, दोनों मोशन कर रहे हैं, लेकिन क्या दोनों का मोमेंटम लेकिन सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, M1 बाई M2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 V1 हो जाएगा। ये M1 और ये M2 और ये V2 या मतलब क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन में हो गया कि अब यहाँ से ये इस मतलब ये और दोनों का मोमेंटम सेम होगा, मोमेंटम सेम है तो इनवर्स रिलेशन में होगा, रहते हैं ये M1 M2 रहते हैं, ये V2 V1 है, इनवर्स रिलेशन में है। कहने का मतलब है कि इफ कि अगर M1 ग्रेटर देन हो जाएगा M2, M1 अगर ये बड़ा हो इससे, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इस अगर ये बड़ा हो इससे तो फिर इसका मतलब इसका क्या हो, इसका ये इम्प्लाई कर देगा तो वेलोसिटी बड़ा होना देगा V1 से, नहीं हो जाएगा। मतलब अगर इनका क्या कर रहे हैं कि ये इसका मास इससे बड़ा है, जैसे अभिषेक है, अभिषेक मास बड़ा है छोटकू राहुल से इसके, तो अभिषेक का मास राहुल से ज्यादा है, M1 ज्यादा है M2 से, तो क्या हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी तो राहुल का, तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा किसी अभिषेक से, तभी तो मोमेंटम से, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो अगर अभिषेक का मास राहुल से ज्यादा है तो वेलोसिटी दोनों मोमेंटम सेम होने के लिए राहुल का वेलोसिटी ज्यादा होगा अभिषेक से, तो इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज है, तो यही कंडीशन है। ठीक है, लिख लीजिए बाबू, बहुत बढ़िया ढंग से समझा लीजिए। ठीक है, ये हो गया। चलिए केस नंबर 2 लेते हैं, केस नंबर 2 ले रहे हैं। केस नंबर 2 में कर देते हैं कि दो बॉडी लिए हैं, क्या लिए हैं, दो बॉडी लिए हैं, लेकिन दोनों का मास सेम लिए हैं, दोनों का मास सेम लिए हैं, तो दोनों का मास सेम लिए हैं। अगर दोनों का मोमेंटम क्या हो, सेम हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में दोनों का सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उस केस में, या ये कह सकते हैं कि नहीं ऐसा रन देते हैं, अगर दिखाते केस 2 में कि दो ले, अब इफ ले रहे हैं तो मान के चलते हैं कि P1 ग्रेटर देन P2 है, P1 ग्रेटर देन क्या है, P2 है, यानी V1 ग्रेटर देन V2, हाँ M से M कर गया, यानी वेलोसिटी ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। हाँ, अगर मोमेंटम इसका ज़्यादा है, मोमेंटम पहले वाला ज़्यादा है और मास सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी इसका ज़्यादा रहा होगा, क्लियर है, वेलोसिटी ज़्यादा रहा होगा, तभी ऐसा हो पाया होगा, ठीक है। या इसका उल्टा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ज़्यादा रहा होगा, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम ज़्यादा रहा होगा, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए केस नंबर 3, उसमें क्या कर दे रहे हैं, मास अलग अलग ले रहे हैं, इसमें वेलोसिटी सेम कर दे रहे हैं, M1 M2 कर रहे हैं वेलोसिटी, या M1 कर दिए M2 कर दिए, वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो इसमें भी फिर मान के चलते कि ये है, तो ये है M1 है, वेलोसिटी है, ये M2 है, ये वेलोसिटी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, ये M1 ग्रेटर देन हो जाएगा, M2 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मोमेंटम भी कट जाएगा, हाँ वेलोसिटी कट जाएगा, तो सेम है, वेलोसिटी कट जाएगा, तो इसका M1 ग्रेटर देन M2 हो जाएगा। केस नंबर 3, इस तरह से पूरा मोमेंटम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक रिप्लाई कीजिए बाबू, सबको समझ में आ गया, अच्छे से रिप्लाई करें, सबको समझ में आ गया, बढ़िया से आगे बढ़े, रिप्लाई करें तभी आगे बढ़ेंगे।
बहुत टाइम लग गया। अच्छा लिख रहे होंगे ना, इसीलिए। यहाँ तक खत्म हो गया मोमेंटम। अब हम बात करते हैं इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स। या मोमेंटम ज़्यादा हुआ या फिर यहाँ पे क्या हुआ, हो जाता है फिर मोमेंटम सेम। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आगे भी बढ़े हैं, सब लिख लिया? आगे बढ़े हैं। यस है। और 2 विकेट गिर गया। अच्छा 3 है, अभिषेक और सोम चला गया। ओके चलिए आगे लिखिए बाबू। इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स मसल्स भी होता हाँ, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। ठीक, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स हम लिखते हैं, नया टॉपिक पर इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स इम्पल्सिव फोर्स। इसको आई से डिनोट करते हैं बाबू, इसको डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। ओके, ये समझिए क्या होता है बाबू। मोशन पढ़ रहे हैं, सब मोशन में क्या क्या घटना हो सकता है। मोशन लॉज ऑफ मोशन था, मोमेंटम में मोशन है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी है, लॉज ऑफ, इसलिए मोमेंटम पढ़े क्योंकि चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। मोशन संबंधित जितना भी टर्म सब डिफाइन होगा सारा यहाँ सब पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ लिए, मोमेंटम पढ़ लिए हैं, इनर्शिया पढ़े हैं, सब मोशन से रिलेटेड है। अब है नेक्स्ट टर्म है, ये भी मोशन से रिलेटेड है, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। तो क्या होता है चीज देखिएगा ध्यान से, आप सुनिएगा। आप साइकिल का जो हैंडल है उसको देखिएगा, ऐसे करके तोड़ के नहीं टूटेगा। आप हाथ से लेके इसे करिएगा, आप उसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, आराम से नहीं टूटेगा। लेकिन आप कहीं जाते रहते हैं, ट्रक से अचानक कहीं लग जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, धक्का लग जाए, तो उसका हैंडल देखिएगा टूट जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, जब अपने हाथ से अभिषेक तोड़ रहे थे उसको तो नहीं टूट रहा था। अभिषेक जब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे नहीं टूटा, लेकिन गड्ढा आया, अचानक वो गिर गए, कुछ हो गया, किसी से ट्रैक्टर ढला उला में कहीं लग गया, कुछ हो गया, तो अचानक उनका साइकिल का हैंडल टूट गया। ठीक है, या रिम सब है, रिम है, फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। ठीक है, तो आखिर ऐसा हुआ कैसे, ये सोचने वाली बात है, कैसे इसे क्या हो गया। तो होता क्या है बाबू समझिए कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी लग जाता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाता है, बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाता है। तो दोनों का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट दे देता है, इसीलिए वो टूट जाता है। आप जब फोर्स लगा रहे थे ऐसे हैंडल पे तो उस समय बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा रहा था, बहुत देर तक लगा रहे थे, लेकिन आप उसी को धक्का देकर मारते वो भी टूट सकता है। आप सडन मारेंगे टूट जाएगा, समझ। कहने का मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, फोर्स दे देते हैं, टूट जाता है। समझ, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको नारियल फोड़ना रहता है तो आप उसको दबाइएगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन झटका मारिए, उसको पटकिए तो टूट जाता है। क्यों टूटा, आप उसको उस पर चढ़ जाइए, कितना भी चढ़ के अभिषेक डांस करेगा नहीं टूटेगा। ठीक है, लेकिन अभिषेक लेके उसको कहीं मारे टूट जाएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं उसको अप्लाई करते हैं, यानी जब टकराता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आप मोमेंटम के कारण लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है बहुत कम टाइम में, इसके कारण क्या हो जाता है वो टूट जाता है। ठीक है, जब कांटे ठोकते हैं तो बहुत उठाते हैं, मोमेंटम लेकर उस मोमेंटम से उसको मारते हैं, तो मोमेंटम अप्लाई करके बहुत कम टाइम में ज़्यादा फोर्स लग जाता है, तो वो कांटी आपको पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये सब मोमेंटम का एग्जाम्पल सब है। ठीक है, ये सब हमारी घटना सब होते हैं। ठीक, जैसे फायरिंग करते हैं, एक सडन कितने कम समय में फायरिंग करते हैं, आपको गोली आगे निकल रहा है, वहाँ भी इम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सभी इम्पल्स का एग्जाम्पल है।
ठीक है। फिर इसके बाद देखिए बहुत कम, आप उधर से बॉल आता है, आप मारते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाता है, इसलिए वो बाहर चल जाता है, बॉल चल जाता है, छक्का जाता है, चौका जाता है। तो करने का मतलब है बहुत कम टाइम में। तो ये भी एक इम्पल्स भी है आपका मोमेंटम की तरह, ये भी कुछ नहीं है, फोर्स इंटू टाइम को, फोर्स को टाइम से गुना करते हैं, तो ये भी प्रोडक्ट है, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है इसी को बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। मोमेंटम सेम नहीं, वो हो जाता मोमेंटम हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, और ये होता है फोर्स इंटू टाइम, सेम मिलता है। हाँ उसी तरह मिलता जुलता है इम्पल्स, ठीक है। तो ये लिखिएगा, इसका परिभाषा लिखिएगा, इसका परिभाषा लिखिए इम्पल्सिव फोर्स का, इम्पल्सिव फोर्स का, इम्पल्सिव फोर्स का, द फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द बॉडीज। इम्पल्सिव फोर्स का परिभाषा, इम्पल्सिव फोर्स का, इम्पल्सिव फोर्स का, द फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द बॉडीज, द फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द बॉडीज, द फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द बॉडीज फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम, for short time, the forces which act on the bodies for short time are called impulsive force. The forces which act, the forces which act on the bodies for short time, the forces which act on, the forces which act on the bodies for short time are called, for short time are called impulsive forces, are called impulsive forces, are called impulsive forces, इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल सब लिख सकते हैं, फायरिंग ए गन, ठीक है, फायरिंग ए गन, एग्जाम्पल है फायरिंग ए गन, हिटिंग ए बॉल, हिटिंग ए बॉल, हिटिंग ए बॉल, ब्रेकिंग ऑफ कोकोनट, ठीक है, तोड़ते आते हैं, ड्राइविंग ए नेल, ड्राइविंग ए नेल, नेल को धंसाते उसको ड्राइविंग होते, ड्राइविंग ए नेल, ठीक है। इम्पल्स का परिभाषा लिखिए, इम्पल्स का लिखा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, 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 इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। इट मेजर्स द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट मेजर्स द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नहीं, इट मेजर्स द टोटल इफेक्ट, इट मेजर्स द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इट मेजर्स द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इट मेजर्स द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, it measures the total effect, it measures the total effect, it measures the total effect of the force, it measures the total effect of the force applied for a, applied for a, applied for a, applied for a short time, applied for a short time, short time मतलब बहुत ही छोटा टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है, बहुत ही छोटा टाइम के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे टाइम के लिए अप्लाई करते हैं। बोला सर नेट खत्म हो गया, किसका नेट खत्म हो गया, गौरव का नेट खत्म हो गया, सर नेट खत्म हो गया। तो अब इम्पल्स पढ़ लेते हैं, इसका छोड़ देंगे, ठीक है, इम्पल्स का हम खत्म कर लेते हैं, इसका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर कल बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इम्पल्स है 10 मिनट का है, हाँ 10, हाँ। तो देखिए इम्पल्स को, तो न्यूटन सेकंड लॉ से लिखिएगा। अच्छा, फिर नया इसमें लिखा हो, इट इज ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स के लिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, फोर्स के न्यूटन, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। CGS यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड, MKS यूनिट किलोग्राम फोर्स सेकेंड, ठीक है ना, ये सब हो गया। यही यूनिट तो उसका भी था, मोमेंटम का भी, मोमेंटम का भी लिखे थे, ठीक है, ये चीज हो गया। चलिए डायमेंशन बता दीजिए इम्पल्स का, तो फोर्स का होता है, हो जाता है mLT-2 N2 क्या हो जाएगा T, mLT-1
ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंटम का। तो ये लिखिएगा मोमेंटम का लिखिएगा। ठीक है बाबू, मोमेंटम का आप तो लिखेंगे। मोमेंटम का लिखेंगे। तो ये हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, प्रभाव क्या हो, वेक्टर हो गया, सब बता दिया। अब हम कुछ थोड़ा रिलेशन देख रहे हैं कि मोमेंटम और इसमें क्या रिलेशन है। तो लिखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स, P and I, PI। तो we know that क्या from Newton's second law of motion, Newton's second law of motion से हम जानते हैं कि फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम बटा होता है टाइम टेकन। होता है। तो लिख सकते हैं फोर्स बराबर लिख सकते चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटा टाइम। फिर लिख सकते हैं F गुणे T, इधर ले आइए, फाइनल मोमेंटम m इंटू फाइनल वेलोसिटी m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और इसको लिख सकते हैं इम्पल्स। ठीक है, फाइनल मोमेंटम। तो यानी इम्पल्स लिख सकते हैं, यानी इम्पल्स बराबर ये हो सकता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के डिफरेंस को बोलते हैं, ये बोलते हैं इम्पल्स। यानी इम्पल्स बराबर हो गया इम्पल्स बराबर हो गया चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स बराबर हो गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और इस तरह से आपका मोमेंटम खत्म हो गया, या सॉरी इम्पल्स खत्म हो गया, ठीक है। तो इतने पे हम एक चीज थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हेड दिया इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया बाबू, रिप्लाई करेंगे आप लोग कौन कौन जगह में है, जिंदा है, इंटरनेट खत्म हुआ, क्या हो गया, रिप्लाई करेंगे, क्या स्थिति है, आप लोग अपना बताइए स्थिति। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, 5 मिनट का है, सब लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इतने पे खत्म करते हैं, ठीक है। अभी से को बोला आज का डाटा खत्म हो गया, सब खत्म नहीं चल रहा है, बंद कर दीजिए, नहीं होगा, ठीक है। अब आगे क्लास में पढ़ाइए क्लास में चलो छोड़ दे। हाँ, नेट खत्म, ये है, बंद कर दीजिए, हो गया ना। हाँ, तो कल ये ओवर की एनर्जी दोनों कल